स्टडी विद आलोक व्यास सर चैनल पेपरिया वाले में आप सबका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी और आईएएस के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी प्रथम क्लास है। इसके पश्चात आपको इसी प्रकार के कंटेंट और भी मिलते रहेंगे। यहाँ मैं द हिंदू का एनालिसिस लेके आया हूँ। जिस प्रकार के क्वेश्चन वर्तमान समय में इन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, हम उसी पर आधारित करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ेंगे और आगे भी मैं इसी प्रकार की वीडियो और आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखें, करंट में यहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्रालय ने जो नागरिक उड्डयन विमान मंत्रालय है, उसने एक यहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन किया है कुछ सालों के पश्चात, जिसे हम थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली बोल रहे हैं। इसका निर्णय डीजीसीए ने दिया है। ये क्या होता है, तो यहाँ हमें इसे जानना पड़ेगा। तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस चीज़ को यहाँ पे बताया है कि जो लोग फ्लाइंग बैच में होते हैं, मीन्स जो आपकी उड्डयन नियामक कंपनियों में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे पायलट हैं और चालक दल हैं, जो वायु सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां हैं, उनके कर्मचारी हैं जो दिन रात कार्य करते रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, फैटिग्यू हो जाता है, टायरनेस हो जाती है, जिसके कारण वो थक जाते हैं और अपनी 100% या 100% गुणवत्ता के साथ कार्य नहीं कर पाते। इसके लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उड़ान चालक दल के लिए उड़ान ड्यूटी समय सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वहीं देखते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के लिए थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो विमान प्रणाली में किए गए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। उड़ान ड्यूटी समय सीमा, जिसे हम फ्लाइंग ड्यूटी टाइम लिमिटेशन कहते हैं, के लिए नियामक परिवर्तन किए गए हैं। जो करने वाला कौन है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। इन परिवर्तनों का उद्देश्य डेटा संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से चालकों की थकान को कम करना, जिसमें एयरलाइन ऑपरेटरों, चालक दलों और आम व्यक्तियों की प्रतिक्रिया शामिल है। आगे देखें, संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइमलाइन नियमों को यूएसए की एक संस्था है एफएसए और यूए की एक संस्था है ईएसए, जिसे हम बोल सकते हैं यूरोपियन यूनियन, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ इसे जोड़ा गया है। साथ ही इसके लिए भारत के अद्वितीय ऑपरेटिंग वातावरण को भी ध्यान में रखा गया है। संशोधित एफडीटीएल विनियमों की मुख्य विशेषताएं हमें देखनी पड़ेंगी, जो हमारे वर्तमान समय 2024 के यूपीएससी आईएएस के प्री एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे फर्स्ट आप देखें, विस्तारित साप्ताहिक विश्राम अवधि। इसे क्या कहते हैं? विस्तारित साप्ताहिक विश्राम अवधि मतलब किसी भी विमान का जो चालक दल होता है, उसे एक सप्ताह में अधिकतम अभी तक 36 घंटों के लिए विश्राम दिया जाता था, जिसे वो चाहे तो एक साथ ले लें या डिवाइड करके। इसकी अवधि को अब बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है। इसके पश्चात या इसी के अतिरिक्त रात्रि ड्यूटी परिभाषा संशोधन किया गया है। जहां हम रात की परिभाषा समझते थे कि रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी होगी, जिसमें अत्यधिक थकान हो जाती थी। इसके अतिरिक्त अब सतर्कता को ध्यान में रखते हुए वह समय अवधि 2 से 6 बजे तक की है, मीन्स रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक। और इसके लिए कई सारे शेड्यूल बनाए गए हैं, मीन्स बदल बदल के ड्यूटी की जाएंगी, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना का अंदेशा कम से कम हो। इसके अतिरिक्त उड़ान समय, ड्यूटी अवधि और रात के दौरान लैंडिंग पर सीमा है। जैसे किसी एयरपोर्ट में रात में अतिक्रमण करने वाले ऑपरेशनों के लिए अधिकतम उड़ान समय और ड्यूटी अवधि अब क्रमशः 8 घंटे और 10 घंटे तक सीमित की है। मतलब कोई भी व्यक्ति अब 8 से 10 घंटे तक ही सीमित ड्यूटी करेगा, इसके बाद किसी अन्य व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी जाएगी। रात्रि संचालन के दौरान लैंडिंग की संख्या अधिकतम अनु में 6 लैंडिंग की तुलना में केवल 2 तक सीमित कर दी गई है, जिससे समग्र उड़ान सुरक्षा बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि रात्रि में किसी एयरपोर्ट पे जब 6 लैंडिंग की जाती थी तो उसमें व्यस्तता ज़्यादा आती थी, जिसे अब बढ़ा के या कम करके 2 कर दिया गया है, जिससे उड़ान सुरक्षा बढ़ गई है। इसके अलावा त्रिमासिक थकान रिपोर्ट अधिदेश, ये क्या है? ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो गैर दंडात्मक है और गोपनीय दृष्टिकोण को सुनिश्चित करती है। इसके अंतर्गत
एयरलाइन एयरपोर्टों को रिपोर्टिंग के लिए कहा जाता है और जो बताते हैं कि 3 माह में किस प्रकार की परेशानियां आई हैं, कितनी थकान हुई है, किस कर्मचारी को, इन चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाता है। अब थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और आज का टॉपिक है उस पर आते हैं हम। यह है क्या? तो थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली में क्या परिवर्तन हुए हैं, मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फैटिग्यू रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम DCA भविष्य में थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपनाने की वकालत करता है। FRMS उड़ान चालक दल के थकान की निगरानी और रिपोर्टिंग को बढ़ाने के लिए यह एक डेटा संचालित दृष्टिकोण है, जिसके लिए नियामकों या एयरलाइन ऑपरेटरों, यहाँ नियामकों या एयरलाइन ऑपरेटरों से मतलब है वो कंपनियां जो हमें वायु परिवहन की सुविधा प्रोवाइड कराती हैं या उपलब्ध कराती हैं, और उड़ान चालक दल के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा क्रियान्वयन समझ सीमा की जो थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग जिन नियमों में संशोधन किया गया है उन्हें क्रियान्वित कब किया जाएगा, मतलब क्रियान्वयन की समय रेखा क्या रहेगी। तो एयरलाइन ऑपरेटरों को 1 जून, जो भी कंपनी रहेंगी जो हमारे यहाँ एयरलाइन को ऑपरेट करती हैं, उन्हें समय सीमा दी गई है, एक टाइमलाइन दी गई है कि 1 जून 2024 तक संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों का पालन करना होगा, जिससे अनुकूलन और लॉजिस्टिक्स सहित सिस्टम परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इन विनियामक परिवर्तनों के साथ भारत में विमानन क्षेत्र पायलटों के मानसिक एवं शारीरिक कल्याण को प्राथमिकता देकर समग्र उड़ान सुरक्षा को बढ़ाने के साथ साथ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को जोड़कर सुरक्षित एयरलाइन यात्रा का प्रयास करता है। तो यहाँ हमने देखा कि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली ये हमारे यहाँ अभी है, लेकिन ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें इस पर बहुत वर्क किया जाता है ताकि ह्यूमन रिसोर्स की एक्यूरेसी बढ़ सके, वो थकें कम, अपना 100% दे सकें किसी भी काम में। उसके लिए यहाँ किया गया है ये परिवर्तन जो महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं हम, एक ज्योग्राफी के पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि समुद्र की सतही तरंगों में लगातार वृद्धि होना, ये क्या है? तो न्यूज़पेपर में अभी एक रिपोर्ट आई, एक हालिया अध्ययन के अनुसार समय के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से उत्पन्न होने वाली समुद्र के सतही तरंगों में वृद्धि हुई है। मतलब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चलने वाली हवाएं हैं उनमें परिवर्तन आया है, जिनके कारण समुद्री तरंगों मीन्स लहरों में वृद्धि हुई है। कुछ ऊंची हुई हैं, कुछ अनबैलेंस हुई हैं, असंतुलित हुई हैं, जिससे भविष्य में समुद्री प्रभावों के बारे में चिंता बढ़ गई है। तो ये एक पूरा क्वेश्चन बनता है हमारे प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ हमें उन्हीं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर थोड़ी सी स्टडी करना है जो हम देखते हैं। फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रेरित महासागरीय सतही लहरों में रुझान। प्रेरित मीन्स उत्पन्न होना। तरंग की ऊंचाई में वृद्धि। तो सबसे पहला जो परिवर्तन हमने देखा कि उष्णकटिबंधीय महासागरों में हो क्या रहा है, जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, उत्तरी हिंद महासागर, यहाँ क्या परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे पहले इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो चक्रवात हैं इनमें जिन लहरों का निर्माण होता है उनकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, जो एक चिंता का विषय है। तरंग की ऊंचाई में वृद्धि फर्स्ट, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रेरित समुद्र की सतह की लहरों की अधिकतम ऊंचाई और क्षेत्र दोनों में समय के साथ उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये परिवर्तन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अधिकतम हवा की गति में होने वाली वृद्धि से अधिक है। जो नॉर्मल परिवर्तन होते हैं, सामान्य परिवर्तन होते हैं, उनसे अधिक परिवर्तनों को भांपा गया है जो चिंताजनक है। अगला इससे क्या निकलता है, ये पता कैसे चला कि परिवर्तन हो रहा है। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण हम देखते हैं। तो शोधकर्ताओं ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों प्रेरित समुद्री सतह तरंगों पर 43 वर्षों के प्राप्त वैश्विक डेटा का विश्लेषण किया है। 3 जनवरी 2024 को नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित अध्ययन इनसे संबंधित सभी रुझानों को उजागर करता है। ये एक संस्था है जो आपका क्वेश्चन बन सकती है प्री के एग्जाम में। नेचर कम्युनिकेशन
ठीक, तो इन्हों के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है, ये हमें याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो हम क्षेत्र बोल रहे हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते क्या हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाली वैसी प्रणालियां हैं जो तूफान या टाइफून सहित संगठित परिसंचरण के साथ साथ उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जल क्षेत्र में निर्मित होती हैं। मतलब जहां वायुमंडलीय दबाव कम होता है उन क्षेत्रों में चक्रवातों का निर्माण होता है। ये तेज हवाएं, बड़ी लहरें, अत्यधिक जल स्तर और भारी वर्षा जैसी विशेषताएं दर्शाता है। तो जिन भी स्थानों पर चक्रवात आते हैं वहाँ तेज हवाएं चलती हैं जिनके कारण लहरें उत्पन्न होती हैं, अत्यधिक जल स्तर बढ़ जाता है और भारी वर्षा की संभावनाएं बनने लगती हैं। आगे देखें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रेरित तरंगों का वैश्विक रुझान। यहाँ क्या देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों इस विषय पर सबका ध्यान गया और क्यों ये चिंताजनक है। तो वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रेरित तरंगों की अधिकतम ऊंचाई में प्रति दशक क्रमशः लगभग 3 से 6% की वृद्धि हुई है। अब ये हुई क्यों है? तो वायुमंडल से समुद्र में स्थानांतरित होने वाली इन तरंगों की ऊर्जा में प्रति दशक लगभग 9% की वृद्धि हुई है, जो सभी तरंगों की तुलना में 3 गुना अधिक है। अब यहाँ क्षेत्रीय विषमताएं देखें कि ये जो वृद्धि है किन क्षेत्रों में अधिक देखी गई है। तो क्षेत्रीय विषमताओं में हम देखते हैं तो उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी प्रशांत और उत्तरी हिंद महासागर उष्णकटिबंधीय तरंग वृद्धि की सबसे तेज दर यहाँ पे दर्शाते हैं। यहाँ प्रति दशक 17 से 32% की वृद्धि देखी गई है लहरों की ऊंचाई में। सभी महासागरीय बेसिन अधिकतम लहर ऊंचाई में महत्वपूर्ण दीर्घकालिक वृद्धि दर्शाते हैं, जिनमें सबसे अधिक उत्तरी अटलांटिक में प्रति दशक 5% की सबसे बड़ी वृद्धि का अनुमान है। आगे देखें तो यहाँ एक मैप मैं दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ आप देख सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के कारण जो टाइड होते हैं, मीन्स ज्वार भाटे आते हैं, उनकी अधिकतम ऊंचाई कितनी रहना चाहिए। लेकिन विंड के कारण, परिवर्तन के कारण, अर्थक्वेक के कारण, भूकंप के कारण जो स्टॉर्म हो रहा है, सुनामी की स्थिति बन रही है, ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है। तो यहाँ इस चीज़ को समझाया गया है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि इन चक्रवातों से ऊर्जा का संतुलन किस प्रकार बिगड़ सकता है या किस प्रकार ऊर्जा का संतुलन समुद्र में और हमारे इकोसिस्टम में बनाते हैं। तो यहाँ आप देखें, ऊर्जा संतुलन में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की भूमिका। फर्स्ट, समुद्री इंटरफेस पर ऊर्जा संतुलन, कि किस प्रकार समुद्र में ऊर्जा का संतुलन हो रहा है। क्योंकि हमें पता है पानी एक स्थान पर रहता है और दूसरे स्थान पर हम लहरों के रूप में उसे जाता देखते हैं। तो ये जो लहरें उत्पन्न होती हैं और ये जो पानी की तरंगों की गति होती है, चक्रवातों के कारण ही होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों वायु की उपस्थिति में समुद्री इंटरफेस पर ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये विकास के लिए समुद्र की सतह से ऊष्मा एवं ऊर्जा मुक्त करते हैं और तरंगों के माध्यम से गतिज ऊर्जा को समुद्र में विस्तारित कर देते हैं। मतलब जिस स्थान पे चक्रवात उठता है वहाँ पे तरंगों की गति या लहरों की ऊंचाई बढ़ती है और इसका विस्तार ही अन्य क्षेत्रों में या तटों पर होता है। आगे देखें, महासागर परिसंचरण पर प्रभाव। समुद्री तरंग क्षेत्र में वृद्धि को वैश्विक तरंग ऊर्जा में बढ़ती प्रवृत्ति के प्राथमिक कारण के रूप में पहचाना जाता है कि महासागर परिसंचरण तंत्र पर या महासागर परिसंचरण पर तरंगों की वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो ऊंचाई हो रही है लहरों की। उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र में अशांति का कारण बन सकता है, जो संभावित रूप से व्यापक महासागर परिसंचरण प्रणाली को बदल रही है और पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करती है। क्योंकि महासागर परिसंचरण तंत्र हमारी पृथ्वी पे सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, सबसे बड़ा जैव मंडल है, जैव मंडल का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके लिए यदि समुद्र में अशांति होती है या समुद्र में किसी प्रकार का असंतुलन होता है तो उसका सीधा जो प्रभाव है महासागरीय परिसंचरण तंत्र पर पड़ेगा और महासागर परिसंचरण तंत्र का जो प्रभाव है हमारी पृथ्वी की जलवायु पर पड़ेगा। इसके विषय में विश्लेषण कौन देता है हमें, तो वो हम देखते हैं
कि एरा 5 तरंग पुनर्विश्लेषण। तो एरा 5 क्या है? तो एरा 5 मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमानों के लिए 5वीं पीढ़ी का यूरोपीय केंद्र है। तो ये एक एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि एरा 5 कहाँ का केंद्र है। तो ये मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमानों के लिए 5th जनरेशन का यूरोपीय सेंटर, जो जनवरी 1940 से वर्तमान तक का वायुमंडलीय पुनर्विश्लेषण करता है। यह वायुमंडलीय, भूमि और समुद्री जलवायु का प्रति घंटे का अनुमान हमें प्रदान करता है। आगे देखते हैं आर्थिक क्षति और जलवायु परिवर्तन। यदि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार की आर्थिक क्षति होगी या जलवायु परिवर्तन होगा? तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात तेज हवाओं, भारी वर्षा, तूफानी और सतही लहरों के माध्यम से व्यापक क्षति पहुंचाते हैं। बिल्कुल, यदि उष्णकटिबंधीय चक्रवात तेज हो जाते हैं तो वो सुनामी, टाइफून इनका रूप ले लेते हैं, जिसके कारण जो तट पर स्थित शहर होते हैं या देश होते हैं उनमें भारी जन धन हानि होती है, जो एक प्रकार की आर्थिक क्षति है। भारी वर्षा होना, तूफान और लहरों के माध्यम से व्यापक क्षति पहुंचती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से होने वाली आर्थिक क्षति किसी देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। बिल्कुल, और महासागर परिसंचरण के व्यापक पैटर्न को बदल सकती है, जिससे पृथ्वी की भी जलवायु क्या होगी? प्रभावित होगी। आगे नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैंसर का पता लगाने में एआई की भूमिका। यहाँ एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक प्रसिद्ध, भारत का एक सबसे प्रसिद्ध कैंसर हॉस्पिटल है जिसे हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कहते हैं। इस समय टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर के प्रथम चरण के इलाज के लिए एआई आधारित एल्गोरिदम का विकास किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड एक एल्गोरिदम डेवलप्ड किया जा रहा है, जो क्या करेगा, जो प्रथम चरण में जो कैंसर होता है उसके इलाज में सबसे अधिक योगदान प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति कितने दिन तक कौन जीवित रहेगा, कैंसर पेशेंट, ये ठीक हो सकता है नहीं, ये किस चरण में है, इन सब का भी हमें आकलन प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त यह अनावश्यक कीमोथेरेपी को भी रोकेगा, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैंसर निदान में एआई की भूमिका। तो संदर्भ क्या है वो देखें। पहले मुंबई का टाटा मेमोरियल अस्पताल के माध्यम से प्रारंभिक चरण के कैंसर निदान के लिए गहन शिक्षण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता शोध का प्रयास किया जा रहा है। कैंसर निदान में एआई की क्या भूमिका है वो देखते हैं। प्रारंभिक कैंसर का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रमुख कैंसर अस्पताल में गहन शिक्षण तकनीकी की तैनाती की गई है, जो मुंबई टाटा मेमोरियल अस्पताल है। डीप लर्निंग के साथ डिटेक्शन टूल को बढ़ाना, इसके लिए क्या किया जा रहा है? एआई का प्रयोग। अब ये डीप लर्निंग के साथ डिटेक्शन टूल क्या है कि ऐसे स्थान जो मानव आंखों से नहीं देख सकते या जिन्हें हम एमआरआई के माध्यम से भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते या जिनका हम क्षति का आकलन नहीं कर सकते, उस क्षति के या उन कोशिकाओं की क्षति के आकलन के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हम देखें, एक साधारण क्लिक से ट्यूमर की कठोरता, बनावट और लोच का आकलन करने में सक्षम होंगे। इसे ही हम एआई डिटेक्शन टूल कह रहे हैं। इस प्रक्रिया में एआई टूल द्वारा रोगी के जीवित रहने और कीमोथेरेपी के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में हम जानकारी प्रदान की जा सकती है कि किसका ट्यूमर मीन्स कैंसर किस स्टेज पे पहुंच गया है, उसे कितनी कीमोथेरेपी की आवश्यकता है, ये निर्धारित की जा सकती है। इसके अलावा अनावश्यक कीमोथेरेपी को रोकना। एआई प्रोडक्टिव मॉडल का लक्ष्य गैर उत्तरदाताओं के रूप में अनुमानित व्यक्तियों के लिए अनावश्यक कीमोथेरेपी से बचना भी है। आगे देखें, बायो इमेजिंग बैंक का योगदान। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बायो इमेजिंग बैंक का योगदान, क्योंकि ये कई सारी दूसरी संस्थाओं के सहयोग से मुंबई टाटा मेमोरियल में स्थापित किया गया है। और ये बायो इमेजिंग क्या है? इसमें कई सारे हजारों लाखों सैंपल्स को इकट्ठा किया गया है, जिनके आधार पर कैंसर के लिए विशिष्ट एल्गोरिदम तैयार किया जा रहा है। यहाँ देखें हम, पिछले वर्ष में अस्पताल के
बायो इमेजिंग बैंक में 60,000 डिजिटल स्कैन का एकीकरण किया गया था। कैंसर विशिष्ट एल्गोरिदम बनाने और एआई के माध्यम से बाल रोगियों में विकिरण जोखिम को कम करने के लिए इस बैंक का उपयोग किया जाता है। मतलब जो भी बाल रोगी होते हैं उन्हें विशेष प्रकार के एक्सरे, एमआरआई इनसे ना गुजरना पड़े, इसके लिए विशिष्ट एल्गोरिदम एआई का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें बायो इमेजिंग बैंक के सैंपलों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आगे देखते हैं प्रारंभिक कैंसर का पता लगाने में एआई की भूमिका। प्रारंभिक कैंसर का पता लगाने में एआई जो है रेडियोमिक्स का उपयोग कर स्कैन के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है जो मानव आंखों द्वारा नहीं देखी जा सकती। उन्नत एल्गोरिदम और गहन शिक्षण तकनीक प्रारंभिक कैंसर का पता लगाने के लिए चिकित्सा डेटा का विश्लेषण करते हैं। मतलब ये हमारी सेल्स की, कोशिकाओं की फोटो खींचेगा, उसका रेडियोमिक्स के माध्यम से उसको अंदर तक देखेगा, सूक्ष्मता से देखेगा, उसके बाद उस सेल की स्थिति को देख के ये बताएगा कि ये किस स्टेज पे है। मीन्स ये हेल्दी कोशिका है, मीन्स स्वस्थ कोशिका है, या ये डैमेज है, फर्स्ट स्टेज पर है, या प्रथम चरण में है, या द्वितीय चरण में है। इन सब का पता एआई के द्वारा लगाया जाएगा। आगे देखें बायो इमेजिंग बैंक सहयोग। बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना के लिए संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित कर निदान और उपचार विकास में सहायता के लिए चिकित्सा परीक्षणों से स्लाइड संग्रहित किए जाते हैं, जिनसे मिलकर बायो इमेजिंग बैंक बना है। आगे देखें हम एआई एल्गोरिदम भविष्यवाणियाँ। हम अब सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आप आपकी संभावनाओं को रखते हैं और उन संभावनाओं के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें परिणाम देता है, और उस परिणाम में या एक परिणाम देता है, 2 परिणाम देता है, 3 परिणाम देता है। उन परिणामों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपको बताता है कि कौन सी संभावना सबसे अधिक है, मतलब किस परिणाम के आने की संभावनाएं सबसे अधिक है। उसके आधार पर हम उन कार्यों को करते हैं। यहाँ देखें एआई एल्गोरिदम आक्रामकता और इम्यूनोसिंथेसिस दर, रोगी के जीवित रहने की संभावना सहित ट्यूमर के पूर्व अनुमान की भविष्यवाणी करता है। इसके लिए अंतिम निदान और उपचार निर्णय अनुभवी चिकित्सकों या पेशेवरों के दायरे में रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं तो ये जो आप सामने मैप देख रहे हैं या जो चित्र देख रहे हैं, इसमें मैंने सेल्स को रखा है, कोशिकाओं को। यहाँ नॉर्मल कोशिका है, हाइपरप्लेसिया कोशिका है, डायप्लेसिया है और कैंसर। तो कोशिका में कब परिवर्तन आ रहा है, कब कठोरता आ रही है, कब वह अनियंत्रित और असंतुलित रूप से वृद्धि कर रही है, ये जो इमेज है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर वर्क करेगा। यहाँ आप नीचे देखें तो कैंसर कैसे डेवलप्ड होता है, ये एक छोटा सा व्यू बताया गया है कि एक हेल्दी सेल किस प्रकार का दिखता है, नॉर्मल सेल किस प्रकार का दिखेगा, कैंसर में सेल जो है अनकंट्रोल डेवलप्ड कैसे होगा, और कैंसर सेल्स कैसा होता है। इसके अतिरिक्त आगे देखते हैं हम एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली। तो एआई एल्गोरिदम किस प्रकार कार्य करेगा। एआई विभिन्न प्रकार के कैंसर से जुड़ी अनोखी विशेषताओं को पहचानने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करके रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल छवियों का विश्लेषण करता है। मीन्स ये खुद एक्सरे को देखेगा, एक्सरे को डिटेक्ट करेगा, रेडियोलॉजिकल इमेज डिटेक्ट करेगा, पैथोलॉजिकल जो ब्लड के सैंपल और सेल के मीन्स कोशिकाओं के जो अंश लिए जाएंगे उनका विश्लेषण करेगा और उस आधार पर ये परिणाम देगा। यह तकनीक कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए ऊतक परिवर्तन और संभावित घातकताओं का आकलन करती है। अब ये कार्य कैसे करेगी ये देखते हैं हम। तकनीकी भागीदारी और एल्गोरिदम परीक्षण। मशीन लर्निंग के माध्यम से एल्गोरिदम परीक्षण और सिस्टम इंटेलिजेंस वृद्धि के लिए शैक्षणिक संस्थाओं सहित तकनीकी भागीदारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। तो इसके लिए तकनीकी भागीदार और एल्गोरिदम परीक्षण किया जा रहा है। यहाँ आगे देखें कि प्रभावशाली एल्गोरिदम और पायलट प्रोजेक्ट क्या है इसका। एक प्रभावशाली एल्गोरिदम के क्रियान्वयन से
विकिरण जोखिम में काफ़ी कमी आई है, जो विशेष रूप से बाल रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है, जो मैंने अभी बताया था। तत्काल और सटीक निदान के लिए विशिष्ट एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए आईसीयू के भीतर पायलट परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जो इमरजेंसी वार्ड रहेंगे, इमरजेंसी यूनिट रहेंगी, उनमें ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कैंसर का पता लगाने में एआई के भविष्य की भूमिका, मीन्स भविष्य में एआई तकनीक कैंसर या अन्य बीमारियों का पता लगाने में किस प्रकार और अधिक सहायता कर सकती है। तो यहाँ आप देखें, कैंसर का पता लगाने, उपचार की पहुंच में तेजी लाने और सिटी स्कैन विश्लेषण को सुव्यवस्थित करने में एआई उपकरणों के माध्यम से क्रांतिक परिवर्तन की आशा की जा रही है। कैंसर के मामलों में वृद्धि का सामना कर रहे सीमित स्वास्थ्य देखभाल पहुंच वाले क्षेत्रों में एआई के महत्व को रेखांकित किया जा रहा है। यहां आगे देखें, सहयोगात्मक दृष्टिकोण और नैतिक कार्यान्वयन कि किस प्रकार इसका कार्य किया जाएगा। तो चिकित्सा विशेषज्ञता में अपूर्णीय मानवीय नैतिकता को स्वीकार करते हुए एआई और स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा पेशेवरों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। मतलब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वास्थ्य चिकित्सकों को, जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी किस प्रकार मदद कर सकती है, उस चीज़ को बताया गया है, जो हम आईएएस के मेंस के एग्ज़ाम के क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा देखें, स्वास्थ्य देखभाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त नियामक जांच की वकालत की जा रही है। मीन्स इसे ऐसे ही शामिल नहीं किया जाएगा, पूर्ण रूप से इसकी जांच की जाएगी कि ये पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए सेफ है या नहीं, सुरक्षित है या नहीं। उसके पश्चात ही इसे नैतिक रूप से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ वर्तमान समय में जो घटनाक्रम हुए हैं आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, यहाँ कुछ परिवर्तन देखे गए हैं। जैसे राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे आप एनसीसी कहते हैं, इसमें बताया गया है कि रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 4 और एनसीसी इकाइयाँ स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, जो आपका रक्षा मंत्रालय है, जिसमें 12,860 कैडेट और शामिल होंगे। मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रक्षा मंत्रालय के द्वारा एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की 4 यूनिट्स और स्थापित की जाएंगी। अब हम थोड़ा सा नेशनल कैडेट कोर के बारे में देखते हैं, जो प्री एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से महत्वपूर्ण है कि क्या है, कब स्थापना हुई, क्यों हुई। ये राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में हम देखें तो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी भारत में एक युवा विंग और त्रिसेवा संगठन है, जो सेना, नौसेना और वायुसेना सहित सशस्त्र बलों से संबंधित है। मतलब ये किस प्रकार का संगठन है? त्रिसेवा संगठन। इसकी स्थापना 1948 में ब्रिटिश काल के वर्दीधारी युवा समूहों के परिणाम स्वरूप हृदयनाथ कुंजरू समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो अब ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट निकलता है कि एनसीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? 1948 में हृदयनाथ कुंजरू समिति की सिफारिश पर एनसीसी की स्थापना की गई। समिति का लक्ष्य एक ऐसा संगठन बनाना था जो भारतीय युवाओं को बेहतर नागरिक और नेता बनने के लिए प्रशिक्षित और प्रेरित करे। मीन्स यहाँ नेता से अर्थ पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ नेता से अर्थ है लीडर। यह सशस्त्र बलों और उनके संचालन पर ध्यान केंद्रित करने वाले शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ साथ बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। मीन्स यहाँ ये क्या कर रहा है? सशस्त्र बलों और उनके संचालन पर ध्यान केंद्रित करने वाले शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है कि कभी किसी देश में आपातकाल में कोई भूकंप आ जाता है, कोई आपदा जाती है, प्राकृतिक आपदा, या किसी प्रकार की युद्ध की स्थिति बनती है, उस स्थिति में हमारा नेशनल कैडेट कोर हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके अलावा नेशनल कैडेट कोर के जो कैडेट होते हैं वो अपने आप में ही प्रिपेयर होते हैं, तो वो सेना, तीनों सेना में से किसी भी सेना में प्रवेश के लिए सदैव तत्पर होते हैं। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक रूप से भी उन्हें तैयार किया जाता है।
यह 3 सितारा सैन्य रैंक के महानिदेशक की निगरानी में रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित है। तो जो नेशनल कैडेट कोर है ये 3 स्टार जो डायरेक्टर रहेंगे उसके जनरल डायरेक्टर रक्षा मंत्रालय के अधीन उनके द्वारा ये संचालित किया जाता है। तो ये फैक्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखें नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कला उत्सव। ये कला उत्सव कहाँ बनाया गया, क्यों बनाया गया, ये भी करंट का एक क्वेश्चन बनता है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री या मंत्रालय के द्वारा कला उत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया जाएगा, जो 9 से 12 जनवरी तक राष्ट्रीय भवन, गांधी स्मृति और दर्शन समिति नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मीन्स कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है, नई दिल्ली में। अब ये कला महोत्सव है क्या या कला उत्सव है क्या? कला उत्सव का आयोजन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम NCERT कहते हैं, मीन्स नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके द्वारा किया जाएगा। इसमें 10 कला रूपों में प्रदर्शन होंगे। 10 कला रूप मीन्स कौन सी कलाओं को इसमें शामिल किया गया है? स्वर संगीत, शास्त्रीय स्वर संगीत, पारंपरिक लोक वाद्य संगीत, ताल वाद्य, वाद्य संगीत मधुर, नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक दृश्य कला जिन्हें 2 डायमेंशनल बोल रहे हैं हम, 2 आयामी, दृश्य कला मीन्स 3 आयामी 3D, स्वदेशी खिलौने और खेल और नाटक इनमें शामिल किए गए हैं। इनमें कौन कौन और किस किस राज्य को शामिल किया गया है? तो देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के लगभग 700 छात्र इन सभी शैलियों में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। समापन समारोह कब होगा? तो 12 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा, जहां विजेता छात्रों को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी और वहीं इसका समापन किया जाएगा। आगे देखें, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है और ये भारत में प्रोडक्ट होने वाले हमारे कच्चे तेल का 71% हिस्सा रखती है। तो ONGC के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC मीन्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने कृष्णा गोदावरी बेसन ब्लॉक KGDWN 98/2 में अपनी विशाल गहरे समुद्री परियोजनाओं से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया। हमें पता है कि जो बेसिन होते हैं मीन्स जो डेल्टा क्षेत्र होते हैं उनमें सबसे अधिक नेचुरल गैस के रिसोर्सेस होते हैं। उसी के लिए ONGC काफ़ी दिनों से प्रयासरत थी और उसका प्लान डिले होता जा रहा था, जो अब अंततः प्रारंभ हुआ और उसने कच्चे तेल का उत्पादन कृष्णा गोदावरी बेसिन से किया। अब यहाँ ONGC के बारे में देखते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। तेल और प्राकृतिक गैस निगम एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जो कच्चे तेल का खनन करती है और भारत के तेल उत्पादन का 71% हिस्सा रखती है। इसे नवंबर 2010 में भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा भी प्रदान किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है और 2023 मीन्स अभी लास्ट ईयर 2023 फॉर्चून ग्लोबल की 500 कंपनियों की सूची में इसकी जो रैंक है वो 158 है और भारत में यह चौथे स्थान पर है। इसकी स्थापना सन 1956 में हुई थी और ONGC का मोस्ट इम्पोर्टेंट मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। 30 जनवरी 2018 को इसने HPCL जिसे हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कहते हैं, इसकी पूरी 51.11% की हिस्सेदारी प्राप्त कर ली। मीन्स एक प्रकार से हम कहें ऑनरशिप ले ली है। यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो यहाँ ONGC के बारे में जो करंट में चला तो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस बेसिन में इसने खुदाई की और किस बेसिन में इसने कच्चे तेल को निकाला। तो यहाँ हमें याद रखना है कृष्णा गोदावरी बेसिन। कंपनियों के फुल फॉर्म याद रखने हैं आपको। इसके अलावा आपको ये रखना है इसे महारत्न का दर्जा कब मिला और ये भारत के
तेल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखती है और किस प्रकार का ये तेल निकाल रही है, मीन्स कच्चे तेल का खनन कर रही है। तो यहाँ ये होता है। नेक्स्ट देखें मिसनर प्रभाव। ये मिसनर प्रभाव क्या है या मिसनर इफेक्ट, तो एक प्रकार से जो आपके सुपर कंडक्टर्स रहते हैं, सुपर कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स होते हैं ना, इनमें से एक होता है सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर क्या है? सुपर कंडक्टर वो होते हैं जो निम्न ताप में भी कंडक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं। या मिसनर इफेक्ट है क्या, ये देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बताता हूँ। मिसनर प्रभाव सुपर कंडक्टर की सुपर कंडक्टिंग अवस्था में आंतरिक भाग से चुंबकीय क्षेत्र का निष्कासन है। मतलब सुपर कंडक्टर जो होते हैं उन्हें ठंडा रखा जाता है और उन्हें एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर लेके आया जाता है, मीन्स क्रांतिक ताप पर, जहाँ पर इनका प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो जाता है, मीन्स विद्युत का ये प्रतिरोध करना शून्य कर देते हैं। और उस स्थिति में यदि सुपर कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, मीन्स यदि उस समय इलेक्ट्रिसिटी सुपर कंडक्टर्स में से फ्लो करती है तो उस इलेक्ट्रिसिटी का 0% मीन्स बिल्कुल भी उसके क्षति नहीं पहुंचती। मतलब यदि जितना इलेक्ट्रिक वोल्ट बनाया गया है सुपर कंडक्टर के थ्रू यदि उसे भेजा जाएगा तो उसमें बिल्कुल भी एनर्जी का वेस्टेज नहीं होगा, बिजली की हानि नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बिजली की हानि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने में सबसे अधिक जो हानि होती है वो तारों द्वारा होती है, मीन्स विद्युत के जो वायर होते हैं इलेक्ट्रिक वायर द्वारा। यदि सुपर कंडक्टर उसके स्थान पे यूज़ होंगे नॉर्मल हमारे रूम टेम्परेचर पे, तो जो एनर्जी का लॉस हो जाता है, जो बिजली की हानि होती है वो नहीं होगी, जो एक बहुत ज़्यादा खास कार्य होगा। तो यहाँ हम देखें मिसनर प्रभाव सुपर कंडक्टर की सुपर कंडक्टिंग अवस्था में आंतरिक भाग से चुंबकीय क्षेत्र का निष्कासन है। इसकी खोज सन 1933 में जर्मन भौतिकी विज्ञानी W मिसनर और R ओचसेनफील्ड ने की थी। ये इंपॉर्टेंट बनता है। यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब चुंबकीय क्षेत्र में एक सुपर कंडक्टर को उस तापमान तक ठंडा किया जाता है जिस पर वह अचानक विद्युत प्रतिरोध खो देता है। मैंने जो बताया आपको कि क्रिटिकल टेम्परेचर एक निश्चित तापमान तक उसे ठंडा करना, जिस पर वो क्या करेगा, विद्युत प्रतिरोध को खो देगा। शोधकर्ताओं ने कॉपर सुब्स्टिट्यूटेड लेड एपेटाइट नामक यौगिक में मिसनर प्रभाव देखा है। इसका उपयोग ऐसे तार बनाने के लिए किया जा सकता है जो शून्य हानि के साथ बिजली का परिवहन करते हैं तथा इस तरह की ट्रांसमिशन हानियां दुनिया में विद्युत ऊर्जा हानि का सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब मैंने जो आपको अभी बताया कि तारों में विद्युत की मात्रा की सबसे ज़्यादा क्षति होती है। यदि सुपर कंडक्टर के इस प्रकार के यौगिक का प्रयोग हम तार बनाने में करते हैं तो वो हानि शून्य होगी। इस सामग्री का उपयोग मीन सुपर कंडक्टर सामग्री का उपयोग चिकित्सा निदान, कंप्यूटिंग, बिजली उत्पादन, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कई अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखें तो आधुनिक डायपर के जल अवशोषित गुणों का परीक्षण सबसे पहले कण त्वरक के साथ किया गया था, जो काम करने के लिए सुपर कंडक्टिव मैग्नेट का उपयोग करते हैं। मीन्स यहाँ जो डायपर्स होते हैं जब उनमें पानी डाला जाता है तो वो लिक्विड के रूप में, आपने देखा होगा, लिक्विड बन जाता है नीचे, मीन्स पूरा अवशोषित कर लिया जाता है उस लिक्विड के द्वारा उस पानी को। तो हम यहाँ यही बोल रहे हैं कि आधुनिक डायपर के जल अवशोषित गुणों का परीक्षण सबसे पहले कण त्वरक के साथ किया गया था, जो काम करने के लिए सुपर कंडक्टिव मैग्नेट का उपयोग करते हैं। मीन्स वो जो कैल्शियम या जो रसायन होता है, जो केमिकल होता है, वो सुपर कंडक्टिव फॉर्म में होता है, इसलिए वो जल के कणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ये होता है आपका मिसनर प्रभाव। तो ये अभी लाइट में आया, तो इस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करें। आगे देखें, सुर्खियों में स्थल मालदीव विवाद अभी बना हुआ है ना, हम देखते भी हैं न्यूज़ में अभी मालदीव विवाद चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं और ये विवाद क्यों बना इस पे हम चर्चा करते हैं। भारत की इसमें भूमिका के बारे में हम देखेंगे, चीन की भूमिका के बारे में देखेंगे और मालदीव हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये भी देखेंगे।
तो यहाँ देखें, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद से भारत मालदीव के लिए पर्यटन के शीर्ष स्रोत बाजार के रूप में उभरा है। मतलब कोविड-19 के बाद यूरोप, चीन, इन देशों में हमारे देश के नागरिक टूरिस्ट के रूप में जाना स्वीकार नहीं कर रहे, बल्कि जो भारत का नियरेस्ट कंट्री है मालदीव, उसमें अधिक भारतीय टूरिस्ट जा रहे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि मालदीव की इकोनॉमी जो टूरिज्म पर डिपेंड है, पर्यटन क्षेत्र पर डिपेंड है, उसमें सबसे अधिक किसी देश के पर्यटक आ रहे हैं तो वो इंडिया के, मीन्स हमारे देश से ही सबसे अधिक पर्यटक मालदीव जा रहे हैं। मालदीव की राजधानी देखें तो कौन सी है? माले है। अवस्थिति मीन्स मालदीव कहाँ स्थित है, ये भी आता है, क्योंकि जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके आईएएस के ज्योग्राफी में आते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। अवस्थिति देखें तो मालदीव भारत का एक द्वीप पड़ोसी देश है जो श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित है। तो यहाँ आप स्थिति भी देख रहे हैं कि मालदीव भारत का एक द्वीप पड़ोसी देश है जो श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित है। दक्षिण पूर्व में यहाँ इंडोनेशिया है और ये दक्षिण पश्चिम में मालदीव। बिल्कुल। महत्व क्या है इसका? तो मालदीव 26 एटॉल से बना है जो गोलाकार या अंडाकार आकार की संरचना से बने हैं। एटॉल मीन्स एक द्वीप, जिसमें सुरमई लैगून को घेरने वाले 1000 से अधिक मूंगा द्वीप शामिल है। मतलब कई सारी जो आपका समुद्र है उसकी बैकवाटर झील्स हैं जिन्हें हम लैगून कहते हैं। तो यहाँ लैगून है और कई सारी लैगून हैं जो मूंगे के द्वीप हैं, वो इन लैगून्स को घेरे हुए हैं, जो बहुत अच्छा दिखता है। और लोग, कई सारे फिल्म सिटी के लोग यहाँ फिल्म करने जाते हैं, शूटिंग करने जाते हैं, इसके लिए फर्स्ट डिमांड होता है। यह मानसून से प्रभावित उष्णकटिबंधीय जलवायु का देश है, क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रॉपिकल पे है ये देश है। यह मानसून से प्रभावित उष्णकटिबंधीय जलवायु का देश है जहाँ प्रवाल भित्तियों के साथ समृद्ध समुद्री जैव विविधता भी है। यद्यपि यह कटाव और प्रवाल विरंजन जैसे जलवायु परिवर्तन प्रेरित चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ की हमने ज्योग्राफी और थोड़ी सी इकोलॉजी देखी। आगे देखें, हिंद महासागर में इसका रणनीतिक स्थान समुद्री व्यापार मार्गों और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी ट्रेड होना है वो ट्रेड के लिए हमें मालदीव के समुद्री मार्ग से या सीमा से होकर जाना पड़ता है, जो क्षेत्र अधिकार नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है तथा समुद्री सीमाओं का रेखांकन करता है। यहाँ की हम भाषा देखें, यदि पूछी जाती है प्री में कि मालदीव की भाषा कौन सी है, तो आप देखें कि मालदीव की भाषा जो है धिवेही है। धिवेही मालदीव की आधारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा है। तो आपको ये याद रखना है, राजधानी माले है और मालदीव की जो भाषा है वो धिवेही है। अब हम यहाँ आते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मालदीव से भारत का विवाद हुआ। तो मालदीव के पहले भारत के ही दक्षिण पश्चिम में हमारा एक और द्वीप है जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा कई सारे प्रयास किए गए हैं और लक्षद्वीप को एक बेहतर टूरिज्म साइट या लोकेशन बनाया गया है। कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए और वहाँ से उन्होंने कई सारी फ़ोटो रिलीज़ किए, ट्वीट किए, जो हमारे देश की समृद्धि के लिए, हमारे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी पहल थी। उन प्रधानमंत्री की ट्वीट की गई तस्वीरों को मालदीव के ब्यूरोक्रेटर्स ने और राजनेताओं ने देखा और उन्होंने उस पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की, जिसका भारत ने प्रतिकार किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लक्षद्वीप की जो फ़ोटो ट्वीट किए गए थे उनमें कहीं भी मालदीव का नाम नहीं लिया गया था। फिर भी मालदीव के लोगों ने व नेताओं ने, ब्यूरोक्रेटर्स ने हम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका भारत ने खंडन किया और भारत ने इसकी निंदा की, क्योंकि हम हमारे टूरिस्ट मीन्स लक्षद्वीप को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि मालदीव को पीछे कर रहे हैं। इसके लिए वर्तमान समय में जो मालदीव की सरकार है उसने भी भारत के समक्ष इस चीज़ को स्वीकार किया और जिन नेताओं ने या ब्यूरोक्रेटर्स ने वो टिप्पणी की थी आपत्तिजनक नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर पर, हमारे प्रधानमंत्री जी के ट्विटर पर, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है।
इसके अलावा महत्वपूर्ण क्यों है मालदीव हमारे लिए? क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी 70% पर्यटन पर निर्भर करती है और भारत शीर्ष पर्यटन स्रोत है मालदीव के लिए। इसके अलावा कई सारे लोग भारत के जो मालदीव में रोजगार कर रहे हैं तो उसके इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का शुरू से ही काफ़ी निवेश रहा है, जैसे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है। इसके अलावा मालदीव का जो सुरक्षा बल है उसकी 70% ट्रेनिंग या प्रशिक्षण जो है भारतीय सेनाओं के द्वारा कराया जाता है। तो इस प्रकार भी मालदीव से हमारे संबंध बेहतर हैं। इसके अलावा मालदीव की कई सारी मैनेजमेंट सिस्टम, कई सारे पॉलिटेक्निकल संस्थान, ये सभी भारत के द्वारा वहाँ बनाए गए हैं। तो अब मालदीव और भारत का विवाद बढ़ क्यों रहा है? तो यहाँ हम चीन की भूमिका भी देखेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले मालदीव में चुनाव हुए, चुनाव में नए राष्ट्रपति आए और मालदीव के राष्ट्रपति का जो चुनाव रहा, उनका कहना है कि चीन हमारा ज़्यादा सपोर्टर है इंडिया की अपेक्षा। तो उनका जो लगाव या झुकाव दिखा चीन की तरफ दिखा। तो यहाँ वही राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा गया कि हम भारत से अपने इकोनॉमिक संबंध तोड़ लेंगे और चीन से इकोनॉमिक संबंध बनाएंगे, क्योंकि चीन ने एक पॉलिसी लॉन्च की है, वन बेल्ट पॉलिसी। तो वन बेल्ट पॉलिसी या वन बेल्ट रोड पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, वन बेल्ट रोड, जिसमें उसने 17 देशों को अंडरलाइन किया है कि एशिया के इन 17 देशों से होकर वो एक रोड बनाएगा, एक रोड का बेल्ट बनाएगा, वन बेल्ट रोड, जिससे इकोनॉमिक ट्रेड हो पाएगा इन देशों से चीन का इन देशों का। तो इससे चीन की इकोनॉमी को तो बल मिलेगा, साथ ही उसके आर्टिलरी को, सैन्य शक्ति को, सामरिक दृष्टि से भी चीन उसका फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि जब वो उस बेल्ट को बनाएगा तो इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मतलब भारत को वो एक प्रकार से घेर लेगा। तो इस चीज़ का भारत खंडन कर रहा है। भारत चीन के उस वन बेल्ट रोड पॉलिसी को स्वीकार नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं चीन उसके लिए मालदीव को उपयुक्त स्थान मानता है। इसके लिए कुछ समय पहले से ही चीन ने मालदीव में कई सारे बंदरगाह बनाए हैं, कई सारे हवाई पट्टियों का निर्माण किया है और यही डर है कि यदि कहीं चीन मालदीव में अपना निवेश करता है तो वो मालदीव की इकोनॉमी को तो इफ़ेक्ट करेगा ही, साथ ही भारत के लिए भी चिंताजनक हो सकता है। तो ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास बनता है, जिसे हमें देखना है। इसके अतिरिक्त हम कुछ पॉइंट टू पॉन्डर देखते हैं कि और क्या क्या खास हुआ हमारे देश में। तो वहाँ हम देखें कि हाल ही में किस संगठन ने न्यायिक कार्रवाई में सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। मीन्स कोई सरकारी अधिकारी पे कोई केस लगता है और वो कहीं बाहर जाता है, वो समय पर नहीं आ पाते, तो उनके लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। तो हमारी जो सर्वोच्च संस्था है न्याय की, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसने न्यायिक कार्रवाई में सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अलावा हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जो बिल्कुल अभी इस समय छाए हुए हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक जारी की है कि हाल ही में जारी पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक जो हैं वो एस जयशंकर हैं। तो इस बुक को बिल्कुल याद रखें। एस जयशंकर जी एक खास व्यक्ति हैं हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे विदेश मंत्री हैं। तो एस जयशंकर की ये बुक जो है वाई भारत मैटर्स, ये याद रखें। इसके अलावा देखें एमपीपीएससी के रिलीवेंट ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है नेशनल लेवल पे कि उस मादा चीता का नाम क्या है जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया है। तो उस मादा चीता का नाम है आशा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एमपीपीएससी के हिसाब से इसे याद रखना है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर है। वहाँ पे वर्तमान समय में जो श्योपुर में है, तो वर्तमान में चीतों का वहाँ विस्थापन हुआ है। तो किस मादा चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है, नाम है उसका आशा। इसके अलावा देखें हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किन 3 वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक मीन्स जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडेक्शन टैग प्राप्त हुआ है। तो ये खास बनता है। तो किसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यहाँ हम देखें आदि केकिर, तिब्बती कालीन,
वांचो लकड़ी के शिल्प। तो ये तीनों ही अरुणाचल प्रदेश के हैं, इन्हें हमें याद रखना है, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग ऐसे वस्तुओं को या उत्पादों को या ऐसी किस्म की किसी जीव को दिया जाता है जो केवल उसी क्षेत्र विशेष में मिलता है। तो यहाँ ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जो केवल अरुणाचल प्रदेश में ही होती हैं, इसलिए इन्हें जोग्राफिकल इंडेक्शन दिया गया है, जिनमें आदि के कीर, तिब्बती कालीन, वांचू लकड़ी के शिल्प आते हैं। इसके अलावा देखें कि भारत अब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है। तो इस समय दुनिया के कई देश भारत में अपने रक्षा उपकरणों को बना रहे हैं। ऐसे ही इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, नाटो ने किस मिसाइल रक्षा प्रणाली की 1000 इकाइयाँ खरीदने के लिए एक अनुबंध भारत के साथ हस्ताक्षर किया है? इस इकाई का नाम है देशभक्त या पैट्रियट। तो नाटो ने इसके निर्माण के लिए हमें ऑर्डर दिया है। तो नाटो ने किस मिसाइल रक्षा प्रणाली की 1000 इकाइयाँ खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी तक हम उनसे खरीदते थे, अब वो खरीद रहे हैं हमसे। तो वो कौन सी है? देशभक्त या पैट्रियट। ठीक है, धन्यवाद। कल हम अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।